ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट रिक्शिया। रिक्शिया की संरचना और उसके अंदर कायिक जनन की बात करेंगे। आज ये जो टॉपिक है जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करें रिक्शिया, वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं हम, तो रिक्शिया को डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया है। और ब्रायोफाइटा में इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, मूलाबासों की उपस्थिति देखी गई है और वास्तविक संवहन पूल वेस्कुलर स्टेंट्स अनुपस्थित होते हैं। वर्ग हेपेटिकोप्सिडा के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हम ये देखें लक्षणों के रूप में अधिकतर जो पादप होते हैं वो थैलड होते हैं, थैलाबास होते हैं, मूलाबास होते हैं जो पट रहित होते हैं, ए सेपरेट राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड अनुपस्थित होता है। कैप्सूल में स्तंभिका या कॉलुमेला का अभाव होता है और कैप्सूल भित्ति में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो ये लक्षण एपिटिकोप्सिडा को रिप्रेजेंट करते हैं। गण मार्केंसियल्स के अंदर रखा गया है। मार्केंसियल्स के लिए जो लक्षण हैं वो देखें आप, इस तरह से हैं। सल्क उपस्थित होते हैं, स्केल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दो प्रकार के मूलाबास पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स चिकनी भित्ति वाले एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स गुलिकामय मूलाबास। वायुरंध्र और वायु प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। मार्केंसियल्स ऑर्डर के अंदर आप देखें कि जो एयर पोर एंड एयर चेम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। कुल की बात करें, रिक्शियसी हैं कुल, जिसके अंदर हम ये देखें कि वायु प्रकोष्ठ जो होते हैं वो सरल होते हैं। जननांग मध्य पृष्ठीय खांच में उपस्थित होते हैं। बीजाणुविद केवल कैप्सूल का बना होता है। पाद और संपुटिक आवरण सीटा अनुपस्थित होते हैं। तो ये रिक्शियसी के अंदर हम स्पोरोगोनियम या बीजाणुविद की संरचना में देख सकते हैं। वंश आपका रिक्शिया है। रिक्शिया के अंदर देखें कैरेक्टर्स के अंदर सल्क जो होते हैं वो किनारों पर पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी तंतु या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं आपके अशाखित अनब्रांच्ड एवं उदग्र इरेक्ट होते हैं। तो ये रिक्शिया की वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात हुई। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो रिक्शिया वंश है वो विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। दक्षिणी गोलार्ध में बहुतायत में पाया जाता है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, समष्टि की बात करें, तो ये अधिकांशतः सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अधिकांशतः मिलता है हमें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। विश्व में इसकी 140 जातियाँ पाई जाती हैं और जहाँ तक भारत की बात है इसमें से 31 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं और राजस्थान में इन 31 जातियों में से 14 जातियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख राजस्थान की जातियों की बात करें तो रिक्शिया आबुएंसिस, रिक्शिया जोधपुरेंसिस, रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शिया रेटिकुलेटा, रिक्शिया अरावलेंसिस आदि प्रमुख राजस्थान की जाति हैं। कुछ प्रमुख भारतीय जातियों की बात करें तो रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया पठानकोटेंसिस, रिक्शिया गेंजेटिका तथा रिक्शिया मेलानोस्पोरा आदि हैं। आवास की बात करें कि किस प्रकार के आवास के अंदर रिक्शिया पाया जाता है, और रिक्शिया आपका ब्रायोफिटिक प्लांट है। तो अधिकतर जातियां जो रिक्शिया की हैं वो स्थलीय होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं और लैंड या भूमि पर पाई जाती हैं। मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में, नम व छायादार स्थलों में अधिकांशतः देखने को मिलती है। मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस के अंदर अधिकांशतः ये उगती हुई पाई जाती है। इसकी
कुछ प्रजातियां जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया अबुएंसिस फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक स्पीसीज हैं, मुक्त प्लावी जलीय जातियां हैं। रिक्सिया रेटिकुलेटा की बात करें तो शुष्क आवासों में पाई जाने वाली जाति हैं। रिक्सिया की अधिकांश जातियां वर्षा ऋतु में जुलाई से अक्टूबर तक वृद्धि करती हैं, दिखाई देती हैं आपको ग्रो करती हुई। लेकिन रिक्सिया क्रिस्टलाइना जो एक स्पीसीज हैं वो शीत ऋतु में उगती हैं। तो ये आवास के बारे में बात हुई रिक्सिया के। रिक्सिया की जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो रिक्सिया के अंदर 2 जनरेशन पाई जाती है। एक गेमेटोफिटिक जनरेशन है युग्मकोद्भिद पीढ़ी और दूसरी स्पोरोफिटिक जनरेशन बीजाणुद्भिद पीढ़ी। इसमें से जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है जो इसकी डोमिनेंट जनरेशन है या हम कहें प्रभावी पीढ़ी है, प्रमुख पीढ़ी है, तो हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। थैलस जो है इसका गेमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस थैलस के बाह्य लक्षणों की बात करें, हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ थैलस की बात करें तो रिक्सिया का जो थैलस होता है पृष्ठीय, डॉर्सल और अधरीय वेंट्रल सतहों में विभेदित होता है। पादप शरीर थैलाब होता है, थैलॉइड होता है। पृष्ठाधरीय डॉर्सी वेंट्रल होता है। श्यान प्रोस्टेट जमीन पर फैला हुआ और रिबन समान होता है। थैलस के अनेक बार द्विभाजनों डाइकोटोमोसिस के कारण एक रोजेट जैसी संरचना बनती है। तो इसमें डाइकोटोमीज पाए जाते हैं जिसके कारण एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये आप रिक्सिया का डायग्राम देख सकते हैं जहाँ आप ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, जिसमें से अगर हम यहाँ से देखें तो ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आप इसमें डाइकोटोमीज देख सकते हैं कि ये आपका एक अलग और ये अलग, तो डाइकोटोमीज या द्विभाजी शाखन आपको देखने को मिलता है, एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। इस तरह से आपको अलग अलग कई ब्रांचेज दिखाई देती है यहाँ पर डाइकोटोमीज के रूप में। और ये सारी एक दूसरे से डाइकोटोमीज या द्विभाजी शाखन के कारण एक रोजेट का फॉर्मेशन करती हैं। जो थैलस होता है द्विशाखीय रूप से शाखित डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है तथा रेखीय से फनाकार वेज शेप्ड आकार का होता है। थैलस के शीर्ष पर एक खांच तथा समामितार्थी अक्ष सेजिटल एक्सिस में एक स्पष्ट मध्य सिरा मिडरिप होती हैं। पृष्ठीय सतह पर मध्य सिरा के क्षेत्र में एक मध्य पृष्ठीय खांच पाई जाती है, मिड डॉर्सल ग्रूव्स। इस मिड डॉर्सल ग्रूव्स के अंदर ही जो इसके जन्नांग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अधरीय सतह की बात करें तो उस पर सल्क और मूलाभास पाए जाते हैं। सल्क किनारों पर स्थित होते हैं, जैसे हमने रिक्शा की वर्गीकरण के अंदर बात की थी कि स्केल्स इसके किनारों पर प्रेजेंट होते हैं। तथा जो मूलाभास होते हैं वो मध्य सिरा पर लगे रहते हैं अधर सतह पर। सल्क जो होते हैं बैंगनी रंग वाले होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और एक कोशिकी भित्ति या एक कोशिका मोटे होते हैं, सिंगल सेल थिक होते हैं। मूलाभास 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी भित्ति वाले स्मूथ वॉल्ड और गुलिका युक्त या ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। चिकनी भित्ति वाले मूलाभासों की भीतरी भित्ति चिकनी होती है, किंतु गुलिका युक्त मूलाभासों की भीतरी दीवारों में खूंटी समान अंतर्वृद्ध या इन ग्रोथ्स पाए जाते हैं। जो मूलाभासों की अवकाशिका या लुमेन में गुलिका समान दिखाई देते हैं। जनन अंग मध्य पृष्ठीय खांच में पाए जाते हैं और थैलस में धंसे हुए एम्बेडेड रहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या जन्नांग हैं वो धंसे हुए रहना रिक्शा की एक प्रमुख विशेषता है। थैलस पर परिपक्व बीजाणु भित्त काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये हम थैलस के बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल फिनोलॉजी की बात कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं जो हमने पहले बात की थी आपके। सबसे पहले जो ए डायग्राम की बात करें हम, जो हमने कहा था कि रिक्शा के अंदर डाइकोटोमी पाई जाती है और इस डाइकोटोमी को हम यहाँ से देख सकते हैं। इस थैलस के अंदर यहाँ पर ये डाइकोटोमस ही है।
और यहाँ पर हम ये देखें कि एपिकल नोच पाई जाती है या अग्रस्त खांचे पाई जाती हैं। इन अग्रस्त खांचों के अंदर इसके ग्रोइंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये इसका रोजेट फॉर्म में कई सारे थैलस एक साथ जुड़ के और एक रोजेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इसकी पृष्ठ सतह, जिसमें आप ये देखें कि जो सेंटर में आपको एक लाइन नज़र आती है, मिड डॉर्सल ग्रूव्स, मध्य पृष्ठीय खांच, जिसके अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये मिडन ग्रूव हैं जो डॉर्सल सरफेस पे आपको दिखाई देती है। ये अगर हम डी डायग्राम की बात करते हैं तो आप ये देखें इसके अंदर कि किनारों के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो ये किनारे के ऊपर स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, और जो इसकी मध्य सिरा वाला पोर्शन है उसके ऊपर इसके अंदर आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये अदर भाग पर मध्य सिरा वाला हिस्सा है जहाँ पर आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो ई डायग्राम है आपका, ये स्केल का डायग्राम है, और स्केल का जो मुख्य काम है वो ग्रोइंग पॉइंट की प्रोटेक्शन करना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है, इसके अलावा जल अवशोषण करना है। और एफ़ और जी जो डायग्राम है ये देखें आप, ये हैं एफ़ आपका स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स हैं, जिसकी आप देख सकते हैं कि जो इनर वॉल हैं वो बीच में से आप इनर वॉल अंदर से देखें तो वो चिकनी बीती वाली हैं। और इसी तरीके से अगर जी डायग्राम में देखें हम तो जो ये गुलिका युक्त मूलाबास हैं, तो इनकी जो इनर वॉल हैं या इन ग्रोथ देखें आप, पेजेज लाइक हैं या गुलिकामय हैं, खूंटों के समान दिखाई देती हैं, पेज लाइक इन ग्रोथ दिखाई देते हैं। इसी कारण इसको हम गुलिका युक्त मूलाबास भी कहते हैं। तो ये आपके रिक्सिया के एक्सटर्नल फिनोलॉजी को इस डायग्राम के द्वारा और रोजेट फॉर्म्स को और इसकी पृष्ठीय सतह को, इसकी अदर सतह को, स्केल को और विभिन्न प्रकार के जो दो प्रकार के मूलाबास पाए जाते हैं उनको हम स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। फिर हम बात करें कि थैलस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं या एनाटॉमी की बात करें, हम एनाटॉमी ऑफ द थैलस की बात करें तो जब हम इसका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं वीटीएस, तो उदग्र अनुप्रस्थ सेक्शन में थैलस नौका रूपी या बोट शेप्ड दिखाई देता है। तो इसका जो आकार है आप स्लाइड के अंदर देखें, उसका बोट शेप दिखाई देता है। थैलस मध्य सिरा क्षेत्र में मोटा और किनारों की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है। थैलस ऊपरी हरे प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र फोटोसिंथेटिक रीजन तथा निचले रंगहीन संग्रह क्षेत्र स्टोरेज रीजन में विभेदित होता है। निचली बाह्य त्वचा संग्रह क्षेत्र के नीचे की ओर स्थित होती है। इस बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से दो प्रकार के मूलाबास चिकनी भित्ति वाले और गुलिका युक्त निकले रहते हैं। ये अदर सतह पर पाए जाते हैं। संग्रह क्षेत्र जो स्टोरेज रीजन है मृदुत्व की कोशिकाओं को बना होता है। इस क्षेत्र में अंतरकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में स्वांगीकरण तंतुओं या एसिमुलेटरी फिलामेंट्स की उदग्र पंक्तियाँ इरेक्ट रोज पाई जाती हैं। स्वांगीकरण तंतु की कोशिकाएं बैरल आकार की होती है, बैरल शेप्ड होती है, और इनमें असंख्य क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। स्वांगीकरण तंतुओं एसिमुलेटरी फिलामेंट्स की शीर्षस्थ कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं और क्लोरोप्लास्ट के अभाव के कारण ये रंगीन होती हैं तथा ऊपरी बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। परस्पर तंतुओं के बीच वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ सरल वायु रंध्रों एयरपोर्ट्स द्वारा ऊपरी बाह्य त्वचा में खुलते हैं। थैलस के दोनों किनारों पर बैंगनी रंग के सल्क स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये जो हमने एनाटॉमी ऑफ थैलस की बात की, जो हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं, वो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो हमने कहा कि इसका जो वर्टिकल डायग्राम है वो हमें बोट शेप दिखाई देता है। तो आप ये देख सकते हैं बोट शेप्ड इसका डायग्राम, बीच में से चौड़ा है, किनारों की तरफ पतला है,
और आप ये देखें कि ये दो भागों में बटा हुआ है। ऊपर का फोटोसिंथेटिक रीजन है, नीचे का स्टोरेज रीजन है। फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर एसिमिलेटरी फिलामेंट्स पाए जाते हैं और इसकी सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि कलरलेस हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और ये अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्य त्वचा का निर्माण कर रही हैं। और फिलामेंट्स के बीच के अंदर आप देखें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, सरल प्रकार के वायुरंध्र या एयरपोर पाए जाते हैं। नीचे की अदर सतह पे आप देखें किनारों पर वे स्केल हैं पर्पल कलर के। और स्टोरेज रीजन की जो सबसे नीचे की सतह है वो लोअर एपिडर्मिस या निचले बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, जिसमें आपके राइजोट्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। यहाँ हम कोशिकीय चित्र देख सकते हैं इसका, जो हमने बात की थी कि फोटोसिंथेटिक रीजन, स्टोरेज रीजन, अपर एपिडर्मिस, एयर पोर्स, एयर कैनाल्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, स्टोरेज रीजन, लोअर एपिडर्मिस, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में हमने बात की थी। तो ये रिक्शा के थैलस की स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने दो पार्ट में देखा, बाह्य आकारिकी के रूप में और उसकी आंतरिक संरचना के रूप में। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। रिक्शा के अंदर अगर हम बात करें जनन की, तो कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन अनुकूल वृद्धि काल में होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तब इसमें कायिक जनन होता है। यह शीघ्र प्रवर्धन का साधन है तथा रिक्शिया पादप के समूह स्वभाव के लिए उत्तरदायी है। जो रोजेट स्वरूप बनता है वो रिक्शिया का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण ही बनता है। कायिक जनन की प्रमुख विधियाँ निम्न है। सबसे पहले विखंडन द्वारा या बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। थैलस का पुराना आधारी भाग धीरे धीरे मृत होकर गलता जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब द्विभाजित शाखन वाले भाग तक पहुंच जाती हैं, तो दोनों शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार पृथक हुई शाखाएं स्वतंत्र थैलस के रूप में वृद्धि करने लगती हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इस तरह से कि लीवर वर्ड में विखंडन द्वारा गुणन को किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो हमने बात की ओल्ड डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट्स ऑफ द थैलस। जैसे जैसे जो थैलस का जो पुराना भाग है, ये यहाँ से देखिए आप डिग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ जब डिग्रेड हो गया है और ये जब इस भाग तक पहुँच जाता है, तो दोनों थैलस, ये वाला और ये थैलस, दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं और दो थैलस का निर्माण करते हैं। दूसरा जो मेथड है कायिक जनन का, वो है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज। रिक्शिया की जातियों में रिक्शिया फ्लूटेंस और की जो थैलस हैं उसकी अभ्यक सतह पर मध्य शिरा क्षेत्र में अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती हैं। तो वेंट्रल सरफेस के ऊपर एडवेंटिशियस ब्रांचेज डेवलप होती हैं और ये शाखाएं जब मातृपादप से अलग हो जाती हैं तो नए थैलस का निर्माण करती हैं। जो थर्ड मेथड है चिरस्थायी शीर्ष द्वारा बाय परसिस्टेंट एपाइसेज। शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली जातियाँ जैसे रिक्शिया डिस्कलर में प्रतिकूल परिस्थितियों में शीर्ष भाग के अतिरिक्त शीर्ष थैलस नष्ट हो जाता है। ये शीर्ष भाग प्राय मृदा में दबा रहता है, तथा अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर वृद्धि कर नए थैलस का निर्माण कर देता है। तो रिक्शिया डिस्कलर के अंदर आप ये देख सकते हैं बाय परसिस्टेंट एपाइसेज के द्वारा। कंद के द्वारा ये बाय ट्यूबर्स। रिक्शिया की कई जातियाँ जैसे रिक्शिया पेरिनिस, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया वेसिकाटा, रिक्शिया बल्बीफेरा आदि में वृद्धि काल की समाप्ति पर बहुकोशिक गोलाकार चिरकालिक संरचनाएं पेरिनेटिंग बॉडीज उत्पन्न होती हैं, जिन्हें कंद या ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर सामान्यतः शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त डॉर्मेंट रहते हैं। वृद्धि काल के अंत में थैलस पालियों के शीर्ष खाद्य संग्रहित होने के कारण मोटे हो जाते हैं तथा इनके चारों ओर अपेक्षाकृत मोटा संरक्षीय आवरण बन जाता है। कुछ जातियों में कंद के चारों ओर रोम भी उपस्थित होते हैं, जो अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर मातृपादप से पृथक होकर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं।
ये हम डायग्राम में देख सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ हम देखें ये जो रिक्शा का जो थैलस है और इसके जो एपाइसेज हैं या शीर्ष भाग हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो गया है। और ये ट्यूबर्स जब मातृ पादप से अलग हो जाते हैं तो रिक्शा के नए थैलस के अंदर परिवर्तित होते हैं। पांचवा जो मेथड है कायिक जनन का वो है मूलाभास द्वारा बाय राइजोइड्स। रिक्शिया ग्लाका में मूलाभासों के शीर्ष पर एक विशिष्ट बहुकोशिक संहति का निर्माण होता है जिन्हें हम जेमा कहते हैं। ये जेमा अनुकूल परिस्थितियों में नवपादप का निर्माण करती हैं। ये जेमा मार्किन्सिया में पाई जाने वाली जेमा से अलग है। ये जेमा हैं जो रिक्शिया के अंदर पाई जाती हैं और ये मूलाभासों के शीर्ष पर देखी गई हैं सेलुलर संहति के रूप में, और ये अनुकूल परिस्थितियों में नवपादप का निर्माण करती हैं जब ये पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी आपकी ऑनलाइन क्लास रिक्शा के स्ट्रक्चर, संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाले कायिक जनन पर।